देना यही चाहता हूँ कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाएं, डाइटिंग इसी का नाम है। और थोड़े हाथ पैर जरूर हिलाए, सुबह शाम सैर को जाए, फिर बीमारियों का क्या काम है। वाह वाह, क्या बात, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शिकार। कवियों की संगति से कवि हो गए। और ऐसा होता ही है, हम जेल में गए कविता सुनाने, तो कैदियों को इन्फेक्शन हो गया, वो कवि हो गए। एक कवि सुना रहा था अपनी बात, वो एक गजल सुना रहा था और कह रहा था, एक रोटी दो निवाले। जेलर ने कहा, सामने जो बैठा 50 खून किए, तो अगली लाइन भूल गया। जिसने 50 कर लिए, एक और भी कर देगा तो क्या कर लेगा कोई इसका। वो अगली लाइन भूल गया कवि, इसलिए 6 दफा बोलना पड़ा, यही एक ही लाइन को रिपीट करता रहा। एक रोटी दो निवाले। तब कैदी समझ गए ये भूल रहा है, तो एक कैदी ने खड़े होकर कहा, एक धर ले एक खा ले। क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो ये इन्फेक्शन का प्रभाव होता है। एक और गजल सुनाने लगा, वो दूसरी गजल देखो फिर भूल गया। कैदी सामने खूंखार बैठे, तो फिर एक गजल उसने शुरू की, उसने कहा, हालातों में इस कदर जकड़ा न जाता, हालातों में इस कदर जकड़ा न जाता। और खूंखार कैदी देख के फिर भूल गया। तो हमारे उधर देखा आपने कि कभी भूल रहे थे बार बार, यही हालत हो रही थी, ये सांपला वालों को देख के भूल रहे, तो वो कैदियों को देख के भूल रहा था। और इसलिए 6 दफा यही कहा। तो 7वीं दफा एक कैदी नहीं आगे बढ़ाई बात, जब उसने 6 दफा यही कहा, हालातों में इस कदर जकड़ा न जाता। एक कैदी बोला, कुतिया की पूछना दबती तो पकड़ा न जाता। देखो उसने तीसरी गजल सुनानी शुरू की, उसने कहा, तेरे इश्क में इतने लगाए चक्कर, तेरे इश्क में इतने लगाए चक्कर। अगली लाइन भूल गया। फिर कैदी ने कहा, 71 72 73 74। ये होता है इन्फेक्शन का प्रभाव। तो आपने देखा फिर भी इतना अच्छा इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर साहब जाते जाते मैसेज छोड़ के गए हैं। एक और डॉक्टर को फिर बुलाता हूँ और इनकी खास बात बताता हूँ। ये और हम बस में जा रहे थे, तो बस में जाते जाते हम 3 सवारी वाली सीट पे बैठे, एक सीट खाली, उस पे एक सवारी और आके बैठे। अब हम दोनों बैठे जा रहे, तो दोनों ने टिकट बनवा लिए। वो जो इधर वाली सवारी थी उस पे 1 रुपया कम पड़ गया। वो बोला, कंडक्टर भैया 1 रुपया कम है। तो वो बोला, कंडक्टर 1 रुपया निकाल ली, नीचे उतर। वो बोला, नीचे भैया काहे को उतारे, 1 रुपया कम पड़ गया यार, ले चल, तू किसी से ज्यादा भी तो ले लेता होगा। तो वो बोला, उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, नहीं तो 1 रुपया निकाल। तो हमारे ये कवि बोले, अरे 1 रुपया मेरे से ले ले। वो कंडक्टर इनका भी सम्मान करने लगा, बोला, तू कहीं का लाभसात है, तेरे से क्यों ले लूं, इसी से लूंगा। इन्होंने कहा, जब इसका है ही नहीं तो कहां से ले रहा। अरे मैं दे रहा हूँ 1 रुपया। बोला, तू क्यों दे रहा। तो इन्होंने कहा, 1 रुपए में अगर एक आदमी की जान बच जाए, तू इसे बाहर फेंक देगा तो ये टूट फूट जाएगा। अरे एक आदमी की जान बच जाए तो कितना सस्ता सौदा है। आगे बढ़ी बस, ये विवाद होता गया, तभी कब्रिस्तान आया और कंडक्टर कब्रिस्तान की तरफ देखकर 3 बार ऐसे किया, कब्रिस्तान की तरफ। इन्होंने तभी कहा, मरे हुओं को अंदर बुला रहा, जिंदे वाले को बाहर फेंक रहा। अरे
खुदा न करे ये अगर मुंडन हुआ और ये भी किसी कब्र में चला गया, कल को तो इसे भी बुलाता फिरेगा, ये फिर नहीं आने वाला है। जीवित आदमी की कदर करो। जीवित 1 रुपए में एक आदमी बच जाए तो कितना सस्ता सौदा है, कितने हजारों की जान बचाई। ऐसे डॉक्टर गजराज कौशिक को आवाज देता हूँ। आप देखिए ये रूप भी उनका, कितना बड़ा नर्सिंग होम चलाते हैं, कवि सम्मेलन भी भव्य कराते हैं और कविताओं का रंग भी देखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर गजराज कौशिक जी का सम्मान करें। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं और जो कवि सम्मेलन है वो बिल्कुल अपनी अपेक्षाओं पे खरा जा रहा है। ये डॉक्टरों के गंजों के पीछे पड़े हैं और मैंने देखा मेरे में दोनों खूबी है, तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैं पहले गंजा होने के नाते अपना फर्ज अदा करता हूँ। किसी ने कहा कि बाल दो परिस्थितियों में उड़ते हैं, एक जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं। क्या कहने बाबा डॉक्टर साहब, आप पे तो सारे मोहल्ले में ही हाथ तो खिचड़ी जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप लगता है अभी तक अपनी माँ की छत्र छाया में जी रहे हैं। और एक बात और है, जिनके सर पर पूरे बाल हैं वो कृपया अपने मोहल्ले में गंजों को गिन लेना, उनके आसपास कितने गंजे रहते हैं। तो खिचड़ी जी मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ कि डॉक्टर कोई कवि मिले तो और बात है, हास्य कविता डॉक्टर करे तो और बात है, संचालक खिचड़ी जैसा सर मिले तो और बात है, अब कोई इनके घर कोई और मिले तो और बात है, अब कोई इनके घर और मिले तो कोई और बात है। मैं बिल्कुल सीधा कविता पर आता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा माहौल मुझे देके गए हैं मेरे साथी डॉक्टर दराल, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मंच का मैं ध्यान चाहता हूँ सबसे सदा के लिए। और आज के दिन जो है हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पनप गया है, उनके लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार विभाग है मुझे कोई दिखाई दिया नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एक क्षणिका से शुरू करता हूँ कि एक बच्चा मचाता हुआ हवा जेब में डाले पौवा भागा जा रहा था, सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था। पुलिस वाले कहा अबे इधर आ, बच्चे इधर आ, ये पौवा निकाल इसे मेरी जेब में डाल। बच्चे इधर आ, ये पौवा निकाल इसे मेरी जेब में डाल। बच्चे ने कहा साहब ये छीना जब्ती का काम बड़े पाप का है, पौवा मेरा नहीं मेरे बाप का है। बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस वाला पौवा चढ़ाता रहा, बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस वाला पौवा चढ़ाता रहा। बच्चे ने कहा हाथ जोड़कर साहब पीकर शीशी मत फोड़ देना, इसमें चाहे 2 बूंद छोड़ देना, मुझे अभी अभी डॉक्टर दीपक के अस्पताल में जाना है, ये मेरे बाप के मूत्र का निशान नमूना है, मुझे चेक करा कर लाना है, मुझे चेक करा कर लाना है। मैं पीछे वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कवि सम्मेलन में गया था, वहां आपने देखा होगा, वेस्ट गर्ल्स स्कूल में गए होगे तो आप वहां बीच में गांधी जी का बुत लगा है। बुत में गांधी जी के हाथ में एक लाठी दे रखी है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बुत है वहां पर। तो जैसे ही मैं और खिचड़ी जी वहां से निकलने लगे तो इन्होंने कहा रे कवि इधर आ। हम मुड़े, बड़ी विचित्र बात थी कि बुत से आवाज आई। मैंने कहा जी गांधी जी क्या बात है? बोला भाई ये बता, ये देश लक्ष्मीबाई ने आजाद करवाया मैंने आजाद करवाया? मैंने कहा जी उनका बहुत बड़ा योगदान था और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बोले भाई फिर ऐसी जाति क्यों कर रखी है? मैंने कहा गांधी जी क्या हुआ? कि भी मेरे हाथ में लाठी है, उसके पास घोड़ा है। मैंने कहा जी बहुत सही गाता है। हम आगे बढ़े, फिर मुझसे आवाज ये बोले कभी इधर आ। हम फिर गए, हाथ जोड़ के फिर बोले गांधी जी क्या बात है? बोले भाई ये बताइए देश महाराणा प्रताप ने आजाद करवाया मैंने आजाद करवाया? मैं कहा जी उनका भी बहुत बड़ा योगदान था और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बोले भाई फिर जाति क्यों कर रखी है? उनको घोड़ा और मेरे को लाठी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने खिचड़ी ने सलाह की कि चलो नेताजी के पास जाते हैं। हमने नेताजी को बताई कि मुझसे आवाज आने लग रही है, तो नेताजी भी चौंके, बोले कि मैं चलता हूँ बुद्ध के पास। तो जैसे मैं खिचड़ी जी और नेताजी बुद्ध के पास जाने लगे तो मुझसे फिर आवाज आई, बोले रे कवि इधर आ। मैं कहा जी अब क्या हो गया? बोले तू तो वो कवि नहीं, तू तो पागल भी है। मैं कहा जी क्या हुआ? बोले मैंने तेरे को घोड़े की बात की थी, तू इस गधे को भी पकड़ के ला रहा है। स्थितियां बनती हैं दोस्तों। और अब ये डॉक्टरों के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, अगर बच्चा सही हो जाए तो ये बात है, जच्चा जिंदी हो जाए तो ये बात है। कभी भी बहुत प्रकार
के होते हैं। इनमें कई प्रकार के कवि होते हैं कि वीर रस के कवि होते हैं, एक श्रृंगार रस के कवि होते हैं, एक हास्य रस के कवि होते हैं। जो ये इनके वीर रस के कवि होते हैं, इनकी कुछ विशेषता ये होती है कि 30-40 किलो से वजन इनका ज्यादा नहीं होता। लेकिन किसी भी बात को कहने का तरीका इनको एक बड़ा विचित्र तरीका होता है। अगर वो पानी भी पीते होंगे तो बोलेंगे मैं पानी पी रहा था, मतलब अगर गिलास का शीशे का गिलास हो तो हाथ में ही टूट जाए। ये कविता सुनाते हैं कि शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला। बीच में एक श्रोता बोला रे कवि तू कविता सुनावे है, तू शहीद का भी मुंह खुलवावे है। वीरेश का कवि फिर बोला शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला, मैं मुंह अपने आप बंद कराऊंगा, तू बीच में क्यों बोला। तो इस तरीके के कवि दोस्तों होते हैं। डॉक्टर फिर भी ठीक ठाक रहते हैं। जो वीररस के कवि होते हैं इनकी भी अपनी खूबी होती है। पूरी रात किताब लेके बल्ब में लाइट के नीचे बैठे रहेंगे, कविताएं लिखते रहेंगे, जूठों पे किताबें लिख देंगे। और सुबह जब घरवाली ब्रेकफास्ट दे दे और परोठे में एक बाल भी आ जाए तो परोठे को ऐसा फेंके मारते हैं जैसे कारगिल में से बंदूक फेंक रहे हैं। ये दोस्तों इनकी अपनी अपनी विशेषताएं रहती हैं। मैं कोई विचारों की कुछ पंक्तियां देता हूं। दोस्तों आजकल हम कितना बदल गए हैं। सीधा मैं कविता पे आता हूं कि संस्कारी देश में नए विचार आ गए। संस्कारी देश में नए विचार आ गए। पाश्चात्य की दौड़ में हम रीति रिवाज भुला गए और 24 इंच की दीवार थी वो 4 इंच की रह गई। भाईचारा बेचकर हम 20 इंच खा गए। भाईचारा बेचकर हम 20 इंच खा गए। दोस्तों जब तक माँ हमारे को मेहनत करके पालन पोषण किया करती, घर का ऊपर की चक्की का पार्ट चलता रहता था। अब बिजली की चक्की आ गई, नीचे का पार्ट चलता है। तो तब 4 पंक्तियां मैं देता हूँ कि माँ की मेहनत की चक्की से जब घर का ऊपर का पार्ट चलता था, माँ की मेहनत की चक्की से जब घर का ऊपर का पार्ट चलता था, बहुत खुशियां हुआ करती, घर विराट चलता था। और भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर 12 बाट हो गया। परिवार सब बिखर गए, घर 12 बाट हो गया। दोस्तों मेरे साथी डॉक्टर राजेश थे, डॉक्टर वशिष्ठ थे, डॉक्टर दीपक थे। इन्होंने मुझे विशेष तौर पर कहा था कि कुछ हरियाणा के लिए बोलना। तो क्योंकि मैं सबसे पहले तो इस संस्था से डॉक्टर वशिष्ठ को जानता हूँ, डॉक्टर दीपक के आग्रह में मुझे ना करने का मौका नहीं मिला, मैं आया हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं अपनी हरियाणा की कुछ पंक्तियां इनसे शुरू करता हूँ कि अब की बार जाडा में जब डॉक्टर वशिष्ठ का वजन 1 किलो घट गया, इस बात का मेरा हमारी भाभी जी ने पट गया। बोली चल तनी किसी बढ़िया डॉक्टर द्वारा दिखाऊंगी, डॉक्टर दीपक द्वारा तेरा इलाज कराऊंगी। ये बोला एक बार तेरे बाबू ने सगाई वाला दिखाया था, जब तो यो हाल होया, ये पता नहीं क्या होगा। पर वहां जब देखने लगी आटी आटी इनका ना दीदी का ढी यो खागड़ जैसा मानस कति बैल हो लिया और चुपचाप भाभी जी की गेल हो लिया। वो इन्होंने डॉक्टर दीपक के क्लिनिक पर ले गई और बाहर ऐठ गई। ये तो भीतर फेंक दी और बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर दीपक ने भी इनका पूरा करा चेकअप और फिर फेंकर लगे मेरी गप। बोले बहुत भयंकर बीमारी है, या तेरे ऊपर छारी है, इस बीमारी में बीपी कदे लो कदे हाई हो है, या बीमारी मौत की राई हो है। इतना कह के डॉक्टर दीपक ने डॉक्टर वशिष्ठ के मुंह में थर्मामीटर लाके छोड़ दिया। पर भाभी जी का सबर नहीं था, बाहर बेंच तोड़ दिया। ये बेंच तोड़ते ही डॉक्टर दीपक भी सख्त आ गए, एकदम बेहोशी की हालत में आ गए। बोले रे बाहर के रोग है। डॉक्टर वशिष्ठ बोले बाहर तेरी माँ का रोग है, या वह बीमारी है जो तू बताओ था, या वह बीमारी है। घर से मेरी गेल आ रही है, आज मैं तो बच जाकर डॉक्टर दीपक तेरी बारी है। क्या बात है, मैं तो बच जाकर डॉक्टर दीपक तेरी बारी है। पर भाभी ने भी हद तार दी। 4 लाख तक डॉक्टर दीपक के बेहोश हो गए, मार दी। पर जब डॉक्टर दीपक होश में आया, उसके बाद मैंने कदे साकला में उस कुर्सी में बैठा नहीं पाया। डॉक्टर वशिष्ठ सारे शहर के डॉक्टर दौरे गए बारी बारी, पर किसी ने भी नहीं बताई एक बीमारी। बोले भाई डॉक्टर वशिष्ठ आप अकेले आ जाया करो, इस जुगाड़ ने मत लेकर आया करो, इस जुगाड़ ने मत लेकर आया करो। डॉक्टर दीपक वशिष्ठ बोले तेरे बड़ी बीमारी बतानी है नहीं बतानी है। बोले तेरी बीमारी बता के, धन्यवाद। बोले तेरी बीमारी बता के मैंने कौन सा डॉक्टर दीपक के लिए लात खड़ी है, डॉक्टर दीपक के लिए लात खड़ी। धन्यवाद। थोड़ी सी पंक्तियां और भी सुन सकते हो। मैं आसपास रहता हूँ, गुहाना में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। हमारे सब की माताओं की संयोग बात कर तो सूटकेस का जमाना आ गया, लिपस्टिक का जमाना आ गया, जमाना बदल गया। हमारे माताओं की संयोग में अगर किसी ने गलती से खोल के देखी हो तो उसमें घाघरा धरा होता है। उसकी विशेषता के लिए मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ कि
मेरी दादी का घाघरा मेरी माँ की संदूक में अब भी धरा है। दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरा है। माँ जब मामा के जावे है, यो घाघरा बहुत काम आवे है। माँ 2-4 मीटर लगता तो इस घाघरे में से पड़ ले जाओ। और इस घाघरे ने मेरी माँ की कदर बढ़ा रखी है। माँ ने सारे पड़ोसिया में 4-4, 5-5 लगते के उधार को कुएं चढ़ा रखी है। और इनका जब सरपंच का इलेक्शन हुआ तो चाड़े पाटे, माँ ने घाघरे में से पाट मेरे झंडे बांटे। और एक मेरी बेबे और एक सूट है, और मेरे बापू और एक कमरी है। मैं तुमने और क्या बताऊं, ये हमारे खिचड़ी साहब की ड्रेस भी उस घाघरे में से ऐसे मरी है। और घाघरे की असली महिमा तो मेरे उस दिन समझ में आई जिस दिन मेरे दादा ने मेरे को कहानी सुनाई। हमारे गांव में आ गई एक दिन बारात, मी बरसता रहा पूरी रात। इस बात को लेके के बारात ने रोटी कहाँ खिलावा, टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। दादी ने बेरा ला गया, 5 मिनट में अरेंजमेंट हो गया, उसमें घाघरा फैला दिया, पूरा घाघरा टेंट हो गया। और दादी तो जब छाई, जब सारी बारात ने घाघरे तरह बैठ के रोटी खाई। और बारात के रोटी खाते गांव में आ गए मी और आंधी। आप भी हैरान हो गए, सारे गांव ने गार भैंस भी घाघरे तरह बांधी। सारे गांव ने गार भैंस भी घाघरे तरह बांधी। और इनके इलेक्शन में मैं घाघरा नेताओं ने दिखाऊंगा। इनके इलेक्शन में मैं घाघरा नेताओं ने दिखाऊंगा। जो नेता अपने वायदे पूरे नहीं करेगा उसने संसद का घाघरा परा के डूंगे मरवाऊंगा। उसमें घाघरा संसद का परा के डूंगे मरवाऊंगा। और तुमने घाघरे का क्या हिसाब लगा रखा है, सरकार से पूछना। घाघरे में से कसाब का नकाब बना रखा है, घाघरे में से कसाब का नकाब बना रखा है। और वो पंक्तियां जिनके लिए मैं ये लाइनें लेके आता हूँ कि घाघरा संस्कृति तो अब भी हमारे देश की आबरू को बचाती है। घाघरा संस्कृति तो अब भी हमारे देश की आबरू को बचाती है। आजकल की नौजवान पीढ़ी को पता नहीं वो संस्कृति क्यों समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है। करना पड़ेगा, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि एक बहुत बड़े आदमी को बुलाना, यूं समझिए कि स्वामी जी को बुलाना। बहुत बड़े स्वामी जी हैं हमारे मंच पर, तो उन्हें बुलाना है तो मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। तो निवेदन मेरा ये है कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। देखो आप ठीक ठीक अर्थ लगाना। आप ये सोचेंगे इस उम्र में आदमी नास्तिक हो गया, भगवान को पूजना ही नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं। इसलिए कहना पड़ता कि 33 करोड़ भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब मौजूद हैं। टीवी पर देखो, कोई चैनल खोलो, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई स्वामी मिलेगा। मैंने देखा एक भगवान बैठे हुए थे और एक लड़की आई थी और लड़की ने कहा, बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता है, बाबा जी मैं क्या करूं? तो भगवान भगवान बोले ये बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है? क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया? लड़की ने कहा नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया है। इसीलिए रुकी हुई है कृपा। इसीलिए रुकी हुई है कृपा। कोई अच्छा सा अंतर सोइल जैसा कोई बॉयफ्रेंड बनाओ, कृपा आ जाएगी। आप समझ गए तो? इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। 4 लाइन मेरी सुने और मैं स्वामी जी को बुला रहा हूँ। स्वामी जी के विषय में इतना ही कहता हूँ कि गुरुजी ने कहा था अपने शिष्यों से, एक बारात निकली हुई जाती थी तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, अरे जाओ शामू वो बारात का वजन तोल के लाओ। तो शामू गया, लेकिन वहां जाके बारात के पास खड़ा हो गया और सोचने लगा कि गुरुजी ने तराजू बाज कुछ दिया ही नहीं। बारात में घोड़ा भी है, घोड़े पर दूल्हा भी है, कैसे वजन करेंगे? गुरुजी ने अच्छा उल्लू बनाया
वापिस आके बोला, गुरुजी तुमने तोलने को कुछ दिया? अरे दूध लाए तो लीटर चाहिए, कपड़ा लाए तो मीटर चाहिए, और वजन तोलना हो तो किलो चाहिए, तराजू चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, आपने क्या दिया? गुरुजी ने कहा तेरे बस की नहीं है। अब ये जाएंगे स्वामी, यात्री जी को भेजा, जा वजन तोल के ला। उन्होंने बारात को देखा और वजन तोल के लाए और कहा, गुरुजी बारात का वजन 3 मन। गुरुजी ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा ही था। वो पहले वाला खड़ा हो गया। शामू बोला, दोनों मिलके मुझे उल्लू बना रहे हो, ये इसको भी तराजू नहीं दिया, ये कैसे तोल के लाया? गुरुजी ने कहा ये यही बताएंगे यात्री जी के कैसे तोला जाता वजन, कैसे तोल के लाए। तो तब यात्री जी ने क्या बताया गुरुजी को कि गुरुजी मैंने सबसे पहले बारातियों से पूछा तुम्हारे मन में क्या भाव है। बारातियों ने कहा दुल्हन कानी खोजड़ी कैसी मिले, हमें क्या लेना, लड़के वाले को फुट्टी कोड़ी न मिले, हमें क्या लेना, खाना ठीक ठाक होना चाहिए। बारातियों को मिले ही क्या है, ये बारात का मन था। दूसरे उन्होंने लड़के वाले से पूछा, लड़के वाले ने कहा बहु तो निमल सिजल देखी जागी। सब यही पूछा भाई मिला क्या, तो दान दहेज ठीक होना चाहिए। अब लड़के से पूछा, लड़के ने कहा दान दहेज 1 कोटी न मिले, खाना चाहे रोज खाना है घर, आज ना खाएंगे तो मर जाएंगे, पर दुल्हन ठीक ठाक होनी चाहिए। 3 मन के लोग थे बारात में, लेकिन होना कितना चाहिए था? 1 मन, 1 मन चाहिए था। गुरुजी ने बताया 1 मन के लोग हो, यानी जो मन हमारा है मन तुम्हारा भी वही हो, तो कवि सम्मेलन का मजा कुछ और हो जाए। आओ 1 मन से हम सुनते हैं स्वामी जी को। यात्री जी को निवेदन करता हूँ, प्रकाश स्वामी प्रकाश यात्री जी कानपुर से चलकर आए हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ स्वामी जी को मैं आवाज देता हूँ। आप जोरदार तालियों से स्वामी जी का सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। स्वामी जी अच्छा खड़े पहले पहली बार गलती से यहाँ आ गया हूँ, बुला लिया। एक कविता मुझे लगी कि आपको बता दें, सुना दें, तो अच्छे लिए। और वो कविता ऐसी है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। वरना हम तो चोर हैं, इधर का माल उधर का माल इधर। कभी जिंदगी में एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन कवि सम्मेलन में बैठे हैं, इतने संभ्रांत कवियों के बीच में बैठे हैं। तो इतना सभ्य समाज अपना 1978 की घटना है जब हम संन्यास लेके अपने कानपुर वापस आए। बड़ा सभ्य समाज, जिस समाज के पास जो जेब में था सब हमको देख करके नारंगी कपड़े माला देखे रजनीश की और बोले सब बहुत समाधि वाला है। जितना उनके पास था सब अपना कचरा देते थे और हम तो एक ही काम बस मुस्कुराकर भेंट। उस समय उस जमाने में एक कविता मिल गई गलती से और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो आप झेल के मेरे कलुषित पाँव तुम्हारे, मेरे कलुषित पाँव तुम्हारे पावन द्वार कलंकित करते। मेरे कलुषित पाँव तुम्हारे पावन द्वार कलंकित करते। शपथ तुम्हारी निर्मलता की कल से द्वार नहीं आऊंगा। क्या बात है। मेरे कलुषित पाँव तुम्हारे पावन द्वार कलंकित करते। शपथ तुम्हारी निर्मलता की कल से द्वार नहीं आऊंगा। यदि आंखों में प्यास न होती तो हर व्यक्ति देवता होता। यदि आंखों में प्यास न होती तो हर व्यक्ति
तुम्हारा मर जाता, आकर्षण तुम्हारा मर जाता, कंचन रूप सिसकता होता। यदि आंखों में प्यास न होती तो हर व्यक्ति देवता होता। आकर्षण तुम्हारा मर जाता, कंचन रूप सिसकता होता। मेरे प्यासे नयन, मेरे प्यासे नयन तुम्हारे संयम की सीमाएं लंघते। मेरे प्यासे नयन तुम्हारे संयम की सीमाएं लंघते। शब्द तुम्हारी रूप राशि की कल से प्यास नहीं पाऊंगा। मेरे कलुषित पाँव तुम्हारे। अंतिम है लेकिन बड़ा स्वादिष्ट है, देखिएगा। यदि हृदय में व्यथा होती, यदि हृदय में व्यथा होती तो गीतों का जन्म न होता। यदि हृदय में व्यथा होती तो गीतों का जन्म न होता। यदि में उद्गार न भरते तो रचना में सार न हो। यदि हृदय में व्यथा होती तो गीतों का जन्म न होता। यदि में उद्गार न भरते तो रचना में सार न होता। मेरे व्याकुल गीत तुम्हारे मंदिर में कोलाहल भरते। मेरे व्याकुल गीत तुम्हारे मंदिर में कोलाहल भरते। शब्द तुम्हारी मौन व्यथा की कल से गीत नहीं गाऊंगा। मेरे कंसित पाँव तुम्हारे पावन द्वार कलंकित करते। शब्द तुम्हारी निर्मलता की, बड़ा निर्मल समाज है, रोड पेपर में दिखाई पड़ता है। और कैसे मेरा स्वागत किया था वो इसमें आपको थैंक यू करता मिलेगा। अब मेरी एक डिस्कोथिक गजल है, अगर बजाने कोई व्यवस्था होती है तो देखते हैं। उसका एक गजल का मुझे एक शेर, एक बंदा सामने है, उसको देख के मुझे याद आ गया। अब एक मिनट, आंखों को भी ले डुबाए दिल का पागलपन, आते जाते जो मिलता है, आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। आते जाते हो शेर थे। 10 में से मुझे 2 अच्छे लगे जो बड़े आध्यात्मिक थे।
उन दोनों शेर के सामने जो लास्ट वाला शेर, उसमें तो वेद पुराण गीता बाइबल सब फेल है, लास्ट शेर जो है। तो पहला तो आप लोगों के मतलब का देखिए, आप लोगों ने सुबात सी होना चाहिए ना, लेकिन पता है ऊपर से और या बहुत गहरा और नीचे से निकल गया, समझ लो बढ़िया समावेशित किया गया है एक लाइन के द्वारा। देखिए, झेलिएगा। साजिशे ज़माने